नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग किसी अलग विषय पर बात करेंगे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। गाइडेंस रिलेटेड वीडियो होगा ये, लेकिन सिर्फ गाइडेंस नहीं होगा। जो भी मेरा गाइडेंस रिलेटेड भी वीडियो होता है वो इसलिए होता है, उसका मुख्य पर्पस ये होता है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, गांव घर में रहते हैं, जिनके पास कोचिंग उपलब्ध नहीं है, उनके पास संसाधन वो उपलब्ध नहीं है, और जो संसाधन शहरों में या कोचिंग करने वाले बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो उनके सामने सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सही दिशा क्या होनी चाहिए। ये चीज़ समझ में बहुत सारे कम लोगों को आता है, तब तक उनका बहुत सारा साल और समय निकल जाता है। तो इसलिए मुख्य रूप से ये वीडियो बनाना पड़ता है मुझे, पर्पस यही रहता है मुख्य रूप से। उसी क्रम में मैं बुक लिस्ट वगैरह का भी वीडियो बनाता रहता हूँ, उस पर व्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं, ये भी सच है, ये भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे पढ़ते कम हैं, गाइडेंस रिलेटेड वीडियो यानी कि स्ट्रैटेजी ज़्यादा बनाते हैं और पढ़ने पर मन कम होता है। ये तो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, देखिएगा आप खुद ही गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर, आज हम लोग जिस चीज़ पर बात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 68वीं बीपीएससी से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है बीपीएससी का, तो मैं पैटर्न आपको दिखाऊंगा। आज तक आपको किसी ने भी नहीं दिखाया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शन करवाऊंगा मैं आपको कि देखिए ये पैटर्न कहाँ पर बदला है। 67th जब पहला एग्ज़ाम हुआ था आपका मई महीना में, कब हुआ था, तो मई 2022 में हुआ था, तो वो फिर कैंसिल हुआ, फिर सितंबर में हुआ, फिर वो भी उसमें आपका रिजल्ट आया, फिर 68वीं का एग्ज़ाम हुआ है आपका फरवरी में। तो इन तीनों पेपर को अगर आप देखेंगे ना, 67th के दोनों पेपर को और 68 के पेपर को, तो आपको ये पता चलेगा कि 67th और 68 में कितना ज़्यादा अंतर आया है। सवालों के सहित मैं आपको वो अंतर सिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इससे पहले मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, बीपीएससी का सिलेबस वगैरह, बुक लिस्ट, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से कौन कौन सी किताबों को फॉलो करना है, तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। देखिए, किताब मैं बता दूंगा आपको, सिलेबस मैं बता दूंगा, पैटर्न भी मैं समझा दूंगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो भी अब बनाकर अपलोड कर दूंगा, किताबें भी पढ़ के समझा दूंगा आपको। लेकिन ये सब करना किसको पड़ेगा? आपको खुद से करना पड़ेगा। आप अगर उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर ढंग से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ढंग से किताबों को नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, तो यकीन मानिए 235 सीट है, बढ़कर ये हो जाएगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि चलिए 300 सीट हो जाता है, तो 3000 बच्चों में आना वाकई बहुत मुश्किल होगा। कहाँ से? तो जहाँ पर एग्ज़ाम 3 लाख बच्चे देते हों, तो वहाँ पर आना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मैं बार बार सचेत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, काम बनता है। मैं आपका मेंटोर हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, इसको लेकर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, आज हम लोग जिस चीज़ पर बात करते उस पर आ जाते हैं। 68 बीपीएससी का आपका कट ऑफ कितना गया है? तो 92 मार्क्स के आसपास जनरल का गया है, और बाकी का कैटेगरी का तो अलग अलग नीचे क्रम में ही गया है, बहुत नीचे चला गया है। इसके पीछे 2 कारण था, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को अंत तक। मैं अभी आपको सवाल भी दिखाऊंगा 68 में कौन कौन से नए पैटर्न के हिसाब से, और आपको कैसे पढ़ना है, उन चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। इसका 2 कारण था। पहला था कि भाई चलो नेगेटिव मार्किंग आ गया था, ठीक है। दूसरा ये था कि सवाल की जो प्रकृति थी ना, वो बिल्कुल बदल गया। नेचर जो था सवाल पूछने का, वही सवाल जो पहले पूछे जाते थे, उसी सवाल को 68 में इस तरह से पूछा गया था कि लोग आते हुए सवाल भी गलत कर बैठे, या तो उनको हैबिट नहीं था इस तरह के सवालों को देखने का, और यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों के लिए सरप्राइजिंग था। जो भी एग्ज़ाम दे रहे थे बीपीएससी के, मैक्सिमम बच्चों के लिए सरप्राइजिंग ही था कि ऐसा कैसे पेपर आ गया। तो इन 2 वजहों से कट ऑफ गिरा था। सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से सवाल हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पीटी एग्जामिनेशन पास करने में पढ़ने का जितना ज़्यादा योगदान होता है, स्टडी का, मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा एक चीज़ का योगदान होता है, लक फैक्टर भी होता है। 10 से 20% तक आपका लक फैक्टर भी काम करता है, इसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, ये भी होता है। लेकिन पढ़ने से भी ज़्यादा एक चीज़ आपका मायने रखता है, वो क्या है? वो है प्रैक्टिस। जो जितना अधिक प्रैक्टिस करके जाएगा, नेगेटिव मार्किंग की उसकी संभावनाएं उतनी ही कम हो जाती हैं। इस चीज़ को गांठ बांधकर आगे लिखकर चिपका दीजिएगा कि जो जितना प्रैक्टिस करता है, नेगेटिव मार्किंग की उनकी संभावनाएं उतनी कम होती जाती हैं।
और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से तो निगेटिव मार्किंग आपका बहुत ही ज़्यादा लगेगा। आते हुए सवालों को आप गलत कर बैठेंगे, सत्य असत्य नहीं पढ़ेंगे, सही पूछा है गलत पूछा है, इस चक्कर में आप सवालों को गलत कराएंगे। कम से कम प्रैक्टिस करते करते आप सवालों को एलिमिनेट करना सीख जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कथन क्या बोला गया है, कथन में क्या उसका क्रक्स निकल रहा है, तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, ये आप सीख जाते हैं प्रैक्टिस से। तो सबसे मुख्य फैक्टर होता है कि चलो भाई पढ़ना तो है ही, बिना पढ़े आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे। लेकिन प्रैक्टिस का बहुत बड़ा एक आपका योगदान होता है आपके पीटी एग्जामिनेशन को पास करवाने में। लेकिन पहले पढ़िएगा, पहले पढ़ लीजिएगा, कम से कम 2 बार सिलेबस को पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका पीटी एग्जामिनेशन में कम से कम बहुत कम दिक्कतें आएंगी, आपको क्लियर होने का उम्मीद बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी 10 से 20% तो आपका लक फैक्टर भी होता है, सिर्फ पढ़ने से कोई भी कंपटीशन नहीं निकलता है। अब मैं आपको अंतर दिखाता हूँ कि किन किन सवालों के कारण अंतर पैदा हुआ था और ये जानना ज़रूरी है। सिलेबस पर पहले मैं बात कर देता हूँ। देखिए सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, आपका पीटी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो वही का वही है, बस उस सवाल के प्रकृति को बदल दिया गया है। मैं सवाल के नेचर को आपको दिखाता हूँ। आज तक आपने 68वीं का पेपर तो देखा होगा, लेकिन सवाल के नेचर को आप नहीं समझे होंगे, आज समझ जाएंगे आप लोगों के। वीडियो अंत तक देखिएगा, 1 सेकेंड आपका बर्बाद नहीं जाएगा। जब आप नेचर समझ जाएंगे तो उस हिसाब से जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको वो शब्द दिखने शुरू हो जाएंगे अपने चैप्टर में कि हाँ इन शब्दों को घेर लो, यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। यही इस पढ़ने का सही तरीका होता है। ओके, चलिए देखते हैं सवालों को। देखिए साइंस से जुड़े हुए सवाल पहले भी पूछे गए हैं, निसंदेह इस बार ही पूछे गए थे, लेकिन उनमें एक अंतर था। इस बार जो सवाल पूछे गए थे और पहले जो सवाल पूछे गए थे उनमें एक अंतर है। जैसे कुछ सवाल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो उन सवालों को अगर नहीं आ रहा हो तो पहले इस चीज़ को बांध लीजिएगा कि किसी भी चीज़ को इज्जत से नहीं लगाना एग्जामिनेशन में। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये कठिनतम सवालों में से एक था, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और वो मोड़े जा सकते हैं, ये कठिनतम सवालों में से एक था। सामान्य बैकग्राउंड का जो भी बच्चा रहा होगा उसको कठिन लगा होगा। तो इस सवाल को इज्जत से नहीं लगाना है, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। 150 सवाल रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसमें से 100 सवाल अगर आप 100 से 110 तक अगर आप सही करके आ जाते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। निगेटिव मार्किंग लगने के बाद भी अगर आपका 92, 95 नंबर बन रहा है तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। साइंस के कुछ सवाल तो इसी तरह के थे और कुछ सवाल ऐसे थे जो प्रायोगिक तरीके पर पूछे गए थे। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड पूछे गए थे। मैं हर चीज़ पर चलूँगा, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और करेंट, इन सब के सवालों में अंतर है। सबके सवाल का नेचर बदल गया 67 से, और ये जानना परम आवश्यक है। अगर कोई मुझे बोले कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो कहाँ से शुरू किया जाए, तो मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ सबसे पहले ऐसा करो, PYQ को बैठकर देखो 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर सिर्फ PYQ को देखते रहो। बैठ के बस देखो कि PYQ में क्या पूछा गया है। जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, UPSC का देना तो UPSC के PYQ बैठकर रट डालो जो PYQ पूछे गए हैं, उसके बाद किताब पढ़कर पढ़ना शुरू करो, है ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सवाल है, ये प्रायोगिक आधारित सवाल है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे गए हैं आपसे। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है ये सबसे बेसिक है, साउंड चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल उठाकर पूछा गया है। लेकिन इसमें आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, जिसको फॉर्मूला भी पता होगा ना कि क्या होता है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसमें फॉर्मूला में जो वेरिएबल आते हैं उसको आप टिक कर देते तो इसका आंसर आपका निकल कर आ जाता। यानी कि सिर्फ साउंड से सवाल नहीं पूछा गया है, साउंड में जो फार्मूला वगैरह ड्राइव करते हैं, एप्लीकेशन होता है, उसका प्रयोग क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इन चीज़ों से सवाल आपके एग्जामिनेशन बनाए जाएंगे। तो जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप MCQ लगाएंगे, लूसेंट ही पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं, हिस्ट्री का 1 लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़कर आगे मत बढ़ जाइएगा। एक बार बैठकर तनिक भर सोच लीजिएगा कि इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है हमारे सामान्य जीवन में, क्योंकि वहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं आपके PT एग्जामिनेशन में। सिर्फ साइंस में यही क्वेश्चन नहीं है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक डायोड वाला ये कठिनतम सवालों में से एक था, ये आसान सवाल बिल्कुल नहीं था। देखिए ये जो सवाल पूछा गया, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैनिक घर्षण को निम्नलिखित में किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये सवाल जो है ये साइंस में आपका फ्रिक्शन चैप्टर में आपको आसानी में पहला से दूसरा लाइन में एग्जाम्पल में दिया हुआ रहता है बॉल बेरिंग का उपयोग। अगर आपने NCERT पढ़ा होगा 6ठी 8वीं का, तो उसमें जहाँ पर फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाया गया है उसके एग्जाम्पल में बॉल बेरिंग लिखा हुआ रहता है। फ्रिक्शन आपने कहीं पर भी पढ़ा, उसमें एग्जाम्पल बॉल बेरिंग सबसे सूटेबल एग्जाम्पल होता है, वहीं से आपका सवाल बना लिया गया है इसको। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड और रियल लाइफ से जुड़े हुए सवालों को ज़्यादा फोकस कर रहा है BPSC। नेचर थोड़ा सा बदल गया है सवालों का,
और भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सवाल और हैं। जैसे इस सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? क्या करता है वो? मोमेंटम को ही तो चेंज करता है। या आप गोलकीपर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप क्रिकेट विकेट कीपर जो होता है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्रिकेट में कैच लेते वक्त भी यही चीज़ होता है। तो कहाँ से ये सवाल बनाया गया है? मोमेंटम जो होता है, संवेग जो होता है, वहाँ से ये उसके एग्जाम्पल में अगर आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर विकेट कीपर का, बॉल कीपर का, इन सभी का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल से ये सवाल बनाए गए हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को मत पढ़िएगा। जैसे पता चला आपने विस्कोसिटी पढ़ा, विस्कोसिटी एक टॉपिक होता है, विस्कोसिटी को आपने पढ़ा, अगर आपने उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ा कि हाँ भाई विस्कोसिटी का एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे डीजल वगैरह या पेट्रोल जो बनाया जाता है या जो इंजन ऑयल वगैरह बनाया जाता है, उसमें विस्कोसिटी का उपयोग किया जाता है उसको जांचने परखने में कि इंजन ऑयल में जब हम इंजन ऑयल जब हम डालेंगे इंजन में तो क्या वो घर्षण को कम करेगा कि नहीं कम करेगा, विस्कोसिटी का कितना ज़्यादा योगदान है वहाँ पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ विस्कोसिटी पढ़कर मत आगे बढ़ जाइएगा। स्यानता जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसके उदाहरण को भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि इसका उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। मूल भावना मेरा यही था बताने का साइंस में कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं, चाहे एसिड पढ़ें, बेस पढ़ें, साउंड पढ़ें, विस्कोसिटी पढ़ें, वेलोसिटी पढ़ें, मोमेंटम पढ़ें, तो उसके उदाहरणों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। 5 सवाल तो अभी मैंने आपको बैठे बैठे दिखा दिया। जैसे देखिए बस वाला चैप्टर क्या है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर तेज़ी से मोड़ लेती, बस में बैठे यात्री क्या होगा? सूडो फोर्स वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा, या आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा, अवकेंद्रीय बल पढ़ा होगा, केंद्र की तरफ लगने वाला बल और केंद्र की ओर से लगने वाला बल अगर आपने पढ़ा होगा। ये सामान्य एग्जाम्पल में ये सब आपको बस की यात्री की मिल जाएगा। ऑटो में बैठा आदमी मिल जाएगा कि ऑटो तेज़ी से मुड़ी, बगल वाला आदमी नीचे सड़क पर गिर जाता है। तो ये सब कहानियाँ कहाँ पर मिलती हैं आपको? एग्जाम्पल। तो ये सभी किसी भी टॉपिक के एग्जाम्पल में आपको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। तो साइंस में जो प्रकृति अपनाई है बीपीएससी ने, वो अनुप्रयोग आधारित सवाल, प्रयोग आधारित सवाल। सिर्फ टॉपिक को मत बढ़कर आगे बढ़िएगा। जैसे न्यूटन्स का लॉ आप पढ़ रहे हैं, न्यूटन लॉ से सामान्य सा एक आपका उदाहरण पर सवाल बनाया जा सकता है और वहाँ पर आप गलत करके आ जाएंगे। मैं साइंस का भी बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको ज्योग्राफी पर भी ले जाऊँगा, बिहार करंट पर भी ले जाऊँगा। सबका नेचर बदल दिया है बीपीएससी ने, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम का जब तक आप नेचर नहीं जानेंगे तब तक आप उस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर सकते इतनी आसानी से। जैसे आपसे मैं बोलूं कि एक बात बताइए मुझे, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है ना कि किसी चीज़ पर बल जब लगाया जाता है तभी जाके उसका जो उस पर कुछ बाहरी इफेक्ट हमें लगाना पड़ता है, तभी उसका जो पहले से विराम अवस्था में है तो बदलती है, वरना विराम अवस्था में ही रहती है। जड़त्व का सिद्धांत है पहला। दूसरा क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरा तो है एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, यही तो है ना। तो इसका आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। समझ में आ रही है इन चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ? इसका आपको एग्जाम्पल पता होना। एग्जाम्पल कहाँ पर मिलेगा आपको? जो भी आप किताब पढ़ते हैं, यकीन मानिए 12 फरवरी से मैं एक ही चीज़ भोंकता आया हूँ आज तक। ये सही शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार मुझे मैसेज करते हैं एनसीईआरटी सार वगैरह पढ़ रहे थे। अब तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई आपके पास समय कम है। लेकिन जिन लोगों ने फॉलो किया है ना शुरू से, उनको मैं पहले दिन से बोलता आया हूँ, टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण रहता है और उस उदाहरण से सवाल बनाया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसलिए टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी होता है। बैठे बैठे ऐसे ही बैठे हुए हैं किसी भी टॉपिक को, अगर मान लीजिए आपने एनसीईआरटी सार से पढ़ा, आज कौन सा टॉपिक पढ़ा आपने? पढ़ा आज मैग्नेट, ठीक ना। मैग्नेट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुंबक वाला। तो उसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा ना। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि उदाहरण पर हमें विज्ञान में अधिक फोकस करना है। ओके, और मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर उसी चैप्टर से एक और सवाल पूछा गया, केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? 12 नंबर सवाल। और ये जो सवाल है ना, एक बस वाला सवाल, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित एक ही चैप्टर से दोनों सवाल बनाए गए हैं, लेकिन उस चैप्टर के बारे में आपसे नहीं पूछा गया है। उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स उठाकर आपसे सवाल पूछ लिया गया है। बीपीएससी के लिए इतना डिटेलिंग में कोई अगर एनालिसिस करते हो तो आके मुझे भी लिंक भेज दीजिएगा, मैं भी थोड़ा इनलाइटमेंट हो जाऊँगा उनका वीडियो देखकर। कोई भी नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब दूसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं। दूसरे सब्जेक्ट को भी देखते हैं क्या है क्या नहीं।
केमिस्ट्री में भी देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, रिएक्शन से सवाल पूछा गया है, रिएक्शन से सवाल पूछा गया है आपका सीधा सीधा। यहाँ पर भी वही पूछा गया, सीधा रिएक्शन से सवाल पूछ लिया गया है। जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद मैंने सीधा बता दिया था बच्चों को, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी से आपका सारा सवाल उठा कर पूछा गया है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को अचंभा हुआ था कि एनसीईआरटी सारा सवाल पूछ लिया, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए ये सवाल कौन सा पूछा गया है, निम्न में कौन सा मेल सही नहीं खाता, पर्ण वृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। ये विशुद्ध रूप से किस पर आधारित सवाल है, ये आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट पर आधारित सवाल है। ऐसे सवाल ही पूछे गए हैं और एग्जाम्पल आधारित सवाल ही पूछे गए हैं। बिल्कुल ही पेपर का नेचर अलग हो गया। पहले क्या पूछा जाता था सर, 67th तक सीधा टॉपिक से उठाकर सवाल पूछ लिया जाता था। पीवाईक्यू को अगर आप रट कर चले गए हैं तो साइंस आपका लगभग में हो जाता था। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इस बार का हिस्ट्री का जो सवाल था उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं किया था आयोग ने। देखिए हिस्ट्री का सवाल है, हिस्ट्री के सवाल में जो जिस तरह से पहले पूछा जाता था उसी तरह से पूछा गया, बस इसमें डी और ई ऑप्शन जो है ये लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन हिस्ट्री के भी सवाल में मैक्सिमम सवाल जो हैं वो एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करके पूछा गया था। इसीलिए मैं इसका एमसीक्यू सीरीज़ भी चलवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो जाए। जो लोग करते हैं उनको तो सुविधा होगा, बाकी लोग तो मुझे पता है इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो वही हैं, वन लाइनर पर भी अभी बहुत सारे लोग अटके हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी मर्जी होती है। तो हिस्ट्री में तो वही सवाल पूछे गए थे, मैक्सिमम सवाल आपका वही धर्रे पर था, इसमें कुछ भी खास नहीं था। अगर ढंग से आप पीवाईक्यू, घटना चक्र और एनसीईआरटी वगैरह आप एक बार ही पढ़ के गए होंगे या स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत नहीं आई है। एक आध सवाल को छोड़ दें तो इसमें से कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं था जो कोई खास कठिन हो जहाँ से सवाल बच्चों के गलत हो जाते हैं। सवाल कहाँ पर अलग तरीके का पूछा गया था मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे भारत का व्यापार संतुलन से उठाकर सवाल पूछ लिया गया था। पहले ये नहीं पूछा जाता था, लेकिन ये भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और व्यापार का डेटा है, यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो ये सब आंकड़े तो मैं आपको एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे आपको कुछ और सवाल मैं दिखाता हूँ बिहार स्पेशल से जो पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये आज़ादी के बाद जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यहाँ से सवाल पूछा गया था। ये आपको घटना चक्र आप ढंग से पढ़ लेंगे, इकोनॉमी का अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमी का अब आप एनसीईआरटी तो मत ही पढ़िएगा, समय कम है। इकोनॉमी का आप घटना चक्र प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लीजिए खूब अच्छे से, तो वहाँ से आज़ादी के बाद का जो हमारा डेवलपमेंट है इकोनॉमी में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 सवाल ऐसे पूछे गए थे। एक आपका उदारीकृत वाला बजट कब आया था ये पूछा गया था, 91, 92, 92, 93 ये पूछा गया था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था सवाल आपका। ओके, एक और सवाल था जो आपका काफ़ी ज़्यादा कठिन था और उस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय। देखिए इकोनॉमी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ आंकड़े से पूछे जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे, देखिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र सरकार की इकोनॉमिक सर्वे, बिहार सरकार का बजट, केंद्र सरकार का बजट। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों से पूछे जाते हैं कि हाँ भाई ये बताओ बिहार सरकार या केंद्र सरकार का नीति कौन सा है, अभी एक्सपोर्ट को लेकर नीति कौन सा है। अभी मैंने दिखाया आपको व्यापार घाटा सवाल पूछा गया है आप लोगों से। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, कृषि विपणन प्रणाली में भारत सरकार ने सुधार किया था कुछ समय पहले, वहाँ से सवाल पूछ लिया गया है। तो ये सब टॉपिक आपका कहाँ पर कवर होगा, करंट अफेयर जहाँ आप पढ़ते हैं। जब अब मैं आपको डेली न्यूज़ डिस्कशन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर इन सब टॉपिक को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। नए पैटर्न के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको, पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। पहले वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं रहा। अभी मैं ज्योग्राफी के सवाल आपको दिखाऊंगा तो आपको अचंभा होगा कि ये कहाँ से पूछ लिया गया है। एक और सवाल है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये SEZ सेज के अधिनियम 2005 के उद्देश्यों के बारे में पूछ लिया गया। अब ये कहाँ से पूछा गया भाई, क्या ये करंट में था चर्चा में? बिल्कुल करंट में चर्चा में था। करंट में चर्चा के साथ साथ ये स्टैटिक पोर्शन का भी भाग है, सेज वगैरह, जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी कि इकोनॉमी में आपका स्टैटिक पोर्शन भी आएगा, करंट भी आएगा। हाँ ये ज़रूर रहता है कि करंट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन से आपका कम सवाल पूछा जाता है। सेज वगैरह जो सवाल पूछे गए हैं इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए आप घटना चक्र के जो MCQ होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आज़ादी के बाद का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ से सवाल काफ़ी सारे पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। बिहार स्पेशल में कुछ सवालों की प्रकृति बिल्कुल अलग कर दी गई थी। जैसे अधिकतम कर उद्योग किस ज़िले में है, ये सवाल पूछ लिया गया था। बाद में इस सवाल को निरस्त कर दिया था BPSC ने, पता नहीं क्यों किया था। लेकिन इस तरीके के सवाल जब पूछे जाते हैं तो बच्चों के गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ और सवाल दिखाता हूँ बिहार स्पेशल जुड़ा हुआ, फिर हम चलेंगे इसको कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। देखिए ज्योग्राफी का सवाल है, ये ज्योग्राफी का है कि वातावरण मुख्य रूप
रूप से किसके द्वारा गर्म होता है ये बताना था आपको। ये आपने पढ़ा होगा, आसान सवाल है ज्योग्राफी का। ग्रीष्म ऋतु के ये मैंगो सॉवर, ब्लॉसम सॉवर, नॉर्वेस्टर, ये वाला भी आसान सवाल था। ये सवाल देखिए क्या पूछा गया, भारत में चीनी उद्योग के बारे में बताना है। भारत के चीनी उद्योग के बारे में पूछ लिया गया। यहाँ तो बच्चे बिहार के चीनी उद्योग से आगे का पढ़ कर ही नहीं जाते हैं, वो तो बस ये पढ़ लेते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण खूब सारे गन्ने का उत्पादन होता है, चीनी उद्योग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और बिहार के उत्तरी बिहार में बहुत सारे चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, बस ये पढ़ कर चले जाते हैं। उसके बाद से पढ़े थे डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग था, पता नहीं कब था, पता नहीं बंद भी हो गया है, चल रहा है, बस इतना पढ़ कर चले जाते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। भारत सरकार के उद्योग, भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार का बजट, किस राज्य में कौन सा उत्पादन अधिक हो रहा है, सिर्फ बिहार के पृष्ठभूमि से सवाल अब सिर्फ नहीं पूछे जाते हैं, बिहार से बाहर के चीज़ों के सवालों की संख्या बढ़ाई गई है बीपीएससी के द्वारा। नेचर यही है, नेचर यही है एक क्वेश्चन का, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अगले पर चलें। अगला मैं दिखाऊं, भारत में निम्नलिखित कौन कौन से नदी घाटी कोयले के भंडारों से संबद्ध है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से, घटना चक्र में भी है ये, एनसीईआरटी सवाल पूछ लिया गया है आपका। उद्योग धंधे से जुड़ा हुआ, नदियों से जोड़ कर पूछ लिया गया है। नदियों को उद्योग धंधों से जोड़ दिया गया है, किस नदी का कौन सा उद्योग धंधा है, और वहाँ से आपका सवाल पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये म्यांमार चर्चा में था पिछले साल, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया गया। करंट अफेयर को भूगोल से जोड़ के पूछा गया। पहले इस तरह की प्रकृति नहीं थी बीपीएससी की, हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये सवाल क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया गया। पहले इस तरह के सवाल यूपीएससी में आपसे पूछा जाता था, और नेट जेआरएफ वगैरह में भी कहीं कहीं करंट अफेयर्स में इस तरह के सवाल पूछ लेते थे कि निम्न से कौन सा समुद्र जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप समूह स्थित है। अब आप बताइए, ये आसान सवाल है, जिनको पता होगा उनके लिए आसान होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा ये। वहाँ पर नमक का भी जंगल है, नमक का मैदान है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना था इसमें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। समझ रहे हैं ना, प्रकृति को समझिएगा, सवालों के प्रकृति को समझिएगा, नेचर को समझिएगा, जो परिवर्तन हुआ है। सिर्फ बिहार का भूगोल पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला है, निसंदेह वहाँ से भी सवाल आते हैं, लेकिन बिहार के भूगोल से ज़्यादा सवाल इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है। इंडियन ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी और भारत का भूगोल दोनों से पूछा जा रहा है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपका, यही है नेचर। इसीलिए मैं आपको बोलता था कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अब समय कम है तो कम से कम एक बार टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बुक लिस्ट का वीडियो मैं पिछले वीडियो बना चुका हूँ, वो पता होगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। ये क्या है, वर्ल्ड मैप से सवाल पूछा गया है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस उद्योग का प्रभुत्व ज़्यादा है, ये कहाँ से है, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है आपका। पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में जिसका डेटा ज़्यादा होगा वही उद्योग होगा हमारे यहाँ ज़्यादा। क्लियर हो गया होगा, पता ही होगा, ये तो उद्योग के बारे में पता ही होता है। बच्चे बिहार के उद्योग तो पढ़ कर जाते ही हैं, लेकिन अभी तक कितने सवाल आए हैं, एक सवाल आया है अभी तक बिहार के उद्योग से, एक सवाल आया है, एक सवाल ऊपर था जिसको बीपीएससी ने निरस्त कर दिया, एक सवाल बिहार के उद्योग से आया है। बिहार के ज्योग्राफी से बहुत चुने हुए सवाल पूछे गए हैं। मैक्सिमम सवाल आपका इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया है और फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है। मैं इतने देर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार ज्योग्राफी तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपको भारत का भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी जिसको कहा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी भी समान रूप से पढ़ना है, बल्कि उससे ज़्यादा ही पढ़ना है। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ कर जाएंगे और भारत का भूगोल भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो बिहार का भूगोल का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। मैं इतने देर से यही कह रहा हूँ ज्योग्राफी के मामले में। आप देखिए यहाँ पर कहाँ से सवाल पूछा गया है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है, वर्ल्ड मैपिंग का भी सवाल है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है। पेंजिया, टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता था पेंजिया से, ये क्षोभ मंडल, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है। यहाँ से सारे सवाल जो आपको दिख रहे हैं, ये मैक्सिमम सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, ज्योग्राफी भारत के भूगोल से संबंधित और भौतिक भूगोल से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो सिर्फ बिहार का भूगोल अगर आप पढ़कर जा रहे हैं तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। कॉन्सेप्ट आधारित सवाल पूछे गए हैं। क्षोभ मंडल के बारे में ये कॉन्सेप्ट आधारित सवाल है। क्षोभ मंडल के बारे में आपको सब कुछ नहीं पता होगा तो इस सवाल को आप कर ही नहीं सकते हैं। आसान आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल और है जो इस बार तो आसान था, लेकिन अगली बार इस टॉपिक से मुश्किल सवाल बनाए जा सकते हैं। वो क्या है, बिहार की जनगणना से संबंधित इन्होंने सवाल पूछा। जनगणना 2011 पर आधारित, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें कंपेयर को घुसा दिया। इन्होंने कंपेयर करके पूछ लिया। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा मधेपुरा का, ये तो हमें पता ही है।
इसीलिए सवाल आसान हो जाता है, इसका आंसर जो भी हो। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगली बार हो सकता है कि किसी और चीज़ में कंपेयर करके पूछ लिया जाए। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आप क्या पढ़ते हैं जनगणना में, मैं बता देता हूँ। आप टॉप पर कौन सा शहर है और टॉप पर कौन सा ज़िला है और निम्न में कौन सा ज़िला है, केवल आप ये पढ़ कर जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जनगणना को कंपेयर कर करके कि कौन सा ज़िला टॉप पर है, कौन सा निम्न है, कौन सा बीच में आता है, एक दूसरे ज़िलों के बीच में क्या स्थिति है, इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक एक भी मिनट मैंने आपका बर्बाद नहीं किया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी में से पकड़ ले जाएंगे जो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप नहीं समझ पाए तो फिर तो आप उसी ढर्रे पर चलेंगे जिस पर आप चल रहे हैं, नुकसान आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के दौरान सिंधु नदी के बारे में पूछ लिया गया। पहले गंगा नदी से बाहर नहीं निकलती थी बीपीएससी, सिंधु नदी तंत्र से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है और आपका गलत हो जाता है यहाँ पर सवाल। बिहार में बहने वाली पवित्र फल्गु नदी के बारे में पूछा गया है कि ये संगम कहाँ पर बनाती है वो। ओके, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों का स्थान हुई थी स्थापना। तो बिहार जीके से संबंधित सवाल भी पूछे जा रहे हैं आपके ज्योग्राफी में, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अब आ जाते हैं बिहार के खनिज संसाधन जुड़ा हुआ जो सवाल पूछा गया, उसके बाद बिहार करंट को देखेंगे हम लोग और फिर आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। खनिज संसाधन में इन्होंने जो पूछा वो स्टेटमेंट वाला पूछा, पहली बात तो ये। और इन्होंने आपको देखिए चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है। अब अगर इन तीनों में से कहीं एक पर भी नहीं पाया जाता होगा ना, तो यकीन मानिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका आंसर झट से बदल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खनिज संसाधन, बिहार का भूगोल जब भी आप पढ़ते हैं तो उससे पहले भारत का भूगोल को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, जिससे ये होगा कि आपके जो गलत होते हैं सवाल वो गलत होने कम हो जाएं, निगेटिव मार्किंग आपका कम लगना शुरू हो जाए। एक और सवाल है जो बिहार स्पेशल करंट जब आप पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि स्पेसिफिक जगह के बारे में पूछ लिया गया। जैसे दरभंगा के बारे में ये जब पूछा गया, कादिराबाद दरभंगा में लगाया गया है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये सवाल गलत कर बैठे बहुत सारे लोग, जो पढ़ कर गए थे उन्होंने भी गलत कर दिया। ये आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 19-20 का आर्थिक सर्वेक्षण पूछ लिया था इन्होंने बिहार का। अब बताइए, इसको सही करके मुझे दिखाइए, यानी कि पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्षण है ये, और वहाँ के इकोनॉमिक सर्वे से आपका सवाल पूछा गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा पैटर्न को समझिए। 67 और 68 के पैटर्न में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। इस तरह के वीडियो इसीलिए मुझे बनाने पड़ते हैं। कोई शौक़ नहीं है मुझे 30 मिनट तक लगातार बोलते रहकर आपको फ्री में इतना कुछ समझाया जाए। बस एक है कि भाई आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनभिज्ञ हों आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम में जाने से पहले। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ज्योग्राफी साइंस में प्रायोगिक पढ़ना है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को भी खूब अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमी में आज़ादी के भारत का बाद का जो अपना इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। बिहार के ज्योग्राफी में जब भी पढ़ें तो ध्यानपूर्वक ज़िलों को पढ़िए, हर एक खनिज वाले ज़िले आपको पता होने चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ते हैं तो पिछले साल से कंपेयर कर करके पढ़िएगा। फैक्ट और आंकड़े आपको सब कुछ पता होने चाहिए। अब चलते हैं, अपना कंक्लूड कर लेते हैं। इतने देर जो मैंने आपको समझाया है उसका क्रक्स यही है अभी तक का कि जो आप पीटी एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो समग्र अध्ययन करके जाइएगा, क्योंकि आसान होने वाला नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस में एग्जाम्पल आधारित, प्रयोग आधारित सवाल पढ़ने हैं, हिस्ट्री में एनसीईआरटी से सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा। जितना बिहार स्पेशल इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका भारत का हर चीज़ है। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति, अन्य राज्यों से स्थिति, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। और आपको कौन सा चीज़ पास करवाएगा, वो है प्रैक्टिस। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप एग्जामिनेशन में करेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह अभी लगना शुरू हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी टेस्ट सीरीज को कितनी बार लगाना है तो कम से कम 3 बार लगाने की कोशिश करेंगे आप टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है, बल्कि रिवीजन का भी पर्पस होता है, प्रैक्टिस का पर्पस मुख्य रूप से होता है। ओके, सवाल आपको एग्जामिनेशन में 1/3 अगर आपका नेगेटिव मार्किंग आ जाता है तो आपको 120 के आसपास सवाल कर आने पड़ेंगे। उससे कम करेंगे तो संभावनाएं कम हो जाती है सेलेक्ट होने की। ये हम लोग बात कर लेंगे जब 1/3 क्लियर कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, तब हम लोग इस पर बातचीत कर लेंगे। आज का वीडियो बनाने का मुख्य पर्पस यही था कि आपको पैटर्न समझाया जाए, नया जो पैटर्न आया है, ताकि आप अच्छे से समझकर एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएं। मुझे क्या और चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।